इसमें हम भारत के राज्य, उनकी राजधानी, मुख्यमंत्री तथा हर राज्य की कुछ ना कुछ स्पेशल विशेषताएं रही होंगी, उनके बारे में हम देखेंगे। तो भारत में इस समय 29 राज्य हैं तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं चुका हूँ। इस लेक्चर में मैं 29 राज्यों को पूरा दोबारा से बताऊंगा, उनके मुख्यमंत्रियों के बारे में बताऊंगा, और उनकी कोई ना कोई खास स्पेशल बात रही होगी उनके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो इंडेक्स है उसमें तो लिस्ट है, अपने मैंने लिस्ट बनाई हुई है इंडियन स्टेट्स की, उनके चीफ मिनिस्टर्स की और राजधानियों की, वो ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काम है वो मैप ड्राइंग करना है। आपको मैप बनाना आना चाहिए इंडिया का, तो आप अपने साथ में कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं और जैसा मैं बनाने की कोशिश करूं उस तरीके का ही मैप आपको बनाना चाहिए। अब आपकी स्क्रीन पर एक मैप लगाता हूं जो मैं पहले बना चुका हूं, वो इस तरीके का मैप आपको दिख रहा होगा। ये मैप ड्राइंग तो मैंने बहुत टाइम लेके बनाया था, इसमें एग्जैक्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी अब हम एक साथ साथ में बनाएंगे और मैं नोट टू स्केल बनाऊंगा। मेरा भी इतना अच्छा मैप नहीं है, फिर भी मेरे साथ में मैप बनाएं और मैप में राज्यों को भी लोकेट करते चलेंगे। बाकी तो पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगी, तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, मैप बनाना है और मैप में उन राज्यों को लोकेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैप ड्राइंग शुरू करते हैं, उसके बाद में एक एक राज्य को लेके चलते हैं। ऊपर से शुरुआत करेंगे, जम्मू कश्मीर से, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, इधर से नीचे तक जाएंगे। उसके बाद में हम पूर्वोत्तर राज्यों में चले जाएंगे, वहाँ की कुछ कुछ स्पेशल बातें भी देखेंगे और अपना मुख्यमंत्रियों के नाम भी देख लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपने स्टैंडर्ड जी के लेक्चर 5 में मैप बनाने की। आप अपने पास में कॉपी या पेन ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, और मैं जैसा मैप बना रहा हूँ वैसा बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मेरा भी इतना अच्छा नहीं बनने वाला है, फिर भी आप कोशिश कीजिए। देखो, सबसे पहले शुरुआत कीजिए, मैं इसे इधर साइड में ले लेता हूँ। सबसे पहले शुरुआत कीजिए जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर को इंडिया का मुकुट माना जाता है, इस तरीके से जम्मू कश्मीर को आपको बनाना है। आप भी बनाइए, साथ साथ में आप बनाइए जम्मू कश्मीर। इस तरीके से आपको मुकुट जैसा बना देना है, ये मुकुट बन गया अपना इंडिया का। ठीक है, उसके बाद में यहाँ जम्मू कश्मीर से इधर की साइड में रेखा को खींचते जाना है। अपने राजस्थान का जैसलमेर वाला इलाका थोड़ा सा पाकिस्तान की साइड में अंदर दे देना है, और फिर जैसलमेर खत्म होने के बाद में उसे फिर नीचे की साइड में लेते हुए आना है। ठीक है, नीचे की साइड में लेके जाना है। यहाँ पे अपना उदयपुर खत्म हो जाता है, उदयपुर के बाद में गुजरात लग जाता है। तो गुजरात की जो सीमा है, कच्छ वाला जो क्षेत्र है, वो अपने पाकिस्तान से लगता है। ये इस तरीके से यहाँ पे आता है अपना कच्छ की खाड़ी। उसके बाद में ये चेंज होकर के नीचे की साइड में इस तरीके से, हो सकता है मेरा भी मैप गड़बड़ हो जाए, मैं उसे मिटा के भी बदल सकता हूँ। आप थोड़ा सा शांति से बनाएं और सही दर यहाँ से नीचे की साइड में थोड़ा सा नीचे लेना है। ये अपना हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके बाद में उत्तराखंड के लिए इस तरीके से खींच देनी लाइन। उत्तराखंड के बाद में आपको नेपाल के लिए नीचे की साइड में चलना है, क्योंकि यहाँ पे भी है, लाइन सीधी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेपाल के लिए जगह छोड़नी है आपको। नेपाल के लिए जगह छोड़ दीजिए। नेपाल के बाद में आपको ऊपर की साइड में सिक्किम का ले जाना है। सिक्किम के बाद में आपको भूटान के लिए जगह छोड़ते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ले जाना है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इधर की साइड में मेरे पास ज़्यादा जगह है नहीं, तो मैं उस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपना बांग्लादेश वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये अपना मैप ऊपर ऊपर वाला हिस्सा बन चुका है। इधर वाली जो रेखा है इसे सीधा रखना है, ज़्यादातर कंडीशंस में ये सीधा स्लोप जाएगा इस तरीके से, लेकिन यहाँ से जो रेखा है ये थोड़ी सी ज़्यादा तिरछी जाएगी, यानी इसका स्लोप जो है वो जाता है शुरुआत में इस तरीके से, क्योंकि इधर चौड़ाई ज़्यादा हो गई है तो इसका स्लोप जो है वो ज़्यादा रहेगा शुरुआत में, और उसके बाद में ये सीधा होता जाएगा। पहले इस साइड की रेखा को मैं बिल्कुल सीधा खींच देता हूँ इस तरीके से, इस साइड की रेखा को इस तरीके से चलने दो। चलने के बाद में इसे ऐसे मिला दीजिए। आई थिंक मैंने सही बनाया है, हो सकता है थोड़ी बहुत गड़बड़ी रही हो, क्योंकि इस साइड में ये छोटा बना है तो ये चौड़ाई कम रह गई है इसकी। तो कोई बात नहीं, जैसा भी है उस तरीके से आप देख लीजिए, बाकी तो ठीक है, जैसा भी है आप बना लीजिए इस तरीके से। ओके, दैट्स इट। ये मैंने अपना इंडिया का नक्शा बना दिया है। आप सभी अपना नक्शा बना लीजिए, इसी तरीके से बना लीजिए। ये थोड़ी सी चौड़ाई कम है बोर्ड की इस साइड में, इसलिए ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा आपको। अगर थोड़ा और चौड़ा होता बोर्ड तो मैं इसे इस साइड में और लेता, उसके बाद में नीचे की साइड तक ले जाता। तो ये वाली चौड़ाई वाला ये क्षेत्र है, ये ज़्यादा है। और देखो, आपको नक्शे से ही लग रहा होगा कि ये जो इंडिया का नक्शा है पूरे विश्व में एक ऐसा नक्शा है जो सेम ऐसा लगता है कि कोई देवी खड़ी हो या कोई पुरुष खड़ा हो। इस तरीके से देख सकते हो आप, ऊपर मुकुट दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है, इधर की साइड में लेफ्ट हैंड राइट हैंड बाजू है, इधर की साइड में लेफ्ट हैंड बाजू है, नीचे की साइड में एक पैर उन्होंने उठाया हुआ इस तरीके से, और नीचे की साइड में और तो और किसी मेरे दोस्त ने बताया था कि नीचे की साइड में ये क्या है, श्रीलंका है। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने एक चप्पल भी उतारी हुई है, लेकिन ऐसा श्रीलंका के लिए कोई डेरोगेटरी शब्द नहीं है, मैं बस एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। तो ये आप नक्शा बना लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो ये मैंने अपना इंडिया का नक्शा बना दिया है, जैसा भी है आप देख लीजिए, जो भी आपको बेटर लगे। ये थोड़ी सी साइड मेरी कम रह गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं ये चौड़ाई जो है साइड में ज़्यादा जाएगी, पर चलो जैसा भी है आप कंटिन्यू करते हैं।
सबसे पहले हम ऊपर की साइड में एक राज्य बनाएंगे, ऊपर की साइड में ये वाला राज्य, यहाँ से इस जगह से आप इस तरीके से राज्य बना दीजिए, ये यहाँ तक का इस तरीके से आप राज्य बना दिए और इसका नाम दे दीजिए आप जम्मू एंड कश्मीर, जे एंड के। जम्मू एंड कश्मीर पे ज़्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि मैं नॉलेज ऑफ ट्रुथ सत्य का ज्ञान श्रृंखला में पूरा 1.5-2 घंटे का लेक्चर ही बना चुका हूँ जम्मू कश्मीर पे सारी 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 घटनाओं को बता चुका हूँ कि जम्मू कश्मीर में 370 क्यों लागू हुआ, आपसा क्या होती है, यूनाइटेड नेशन क्या है, भारत पाकिस्तान के बीच में झगड़े क्यों होते हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर लेके, जम्मू कश्मीर में पत्थर क्यों फेंके जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं उस लेक्चर में बता ही चुका हूँ, तो जम्मू कश्मीर के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इस समय जम्मू कश्मीर की जो मुख्यमंत्री हैं वो महबूबा मुफ्ती हैं। उनसे पहले जब सरकार बनी थी 2015 के लास्ट में, तब उस समय जो मुख्यमंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, इनके पिताजी थे, उनकी डेथ हो गई, तो उनके बाद में उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती बन गई हैं। तो उस वहाँ पे जम्मू कश्मीर में दो ही पार्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लोकल पार्टी एक तो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी, और एक है अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, और पीडीपी अपनी महबूबा मुफ्ती वाली। तो इस समय मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हैं, और वहाँ पे उनका जो समर्थन कर रहे हैं उनके साथ जो है वो बीजेपी वाली पार्टी है। इसकी राजधानी दो हैं, एक तो यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में जम्मू है, 6 महीने के लिए जम्मू रहती है, सर्दियों के समय में जम्मू को राजधानी रखा जाता है, और गर्मियों के समय में उसे श्रीनगर है, कश्मीर वाली घाटी में श्रीनगर है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर वाला लेक्चर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है, तो उस समय आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी सारी बातें। उसके बाद में आपको यहाँ से इस जगह से लीजिए, इस जगह से पहले राजस्थान बनाइए, पहले राजस्थान बनाते हैं, इस जगह से राजस्थान बनाइए आप, इस तरीके से राजस्थान, आपको पता ही होगा राजस्थान बनाना किस तरीके से, बस इस तरीके से आप राजस्थान बना दीजिए, ये राजस्थान बना दीजिए बीच में। ठीक है, ये राजस्थान बना दिया मैंने, नोट टू स्केल चल रहा है, ज़्यादा मतलब गहराई में नहीं जाना है, बस एक मैप में क्लियर होता रहना चाहिए कि हाँ ये राजस्थान हो गया। तो ये अपना राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी तो आपको पता ही है जयपुर, मुख्यमंत्री साहिबा का भी पता है, महारानी वसुंधरा जी। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा बोलने से अच्छा है कि कुछ ना बोलो, क्योंकि जो चल रहा है वो बढ़िया ही चल रहा है आपके हिसाब से। कुछ समय बाद मैडम जी लंदन निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये अपना राजस्थान हो गया। इसके बाद में आप यहाँ से इस जगह से एक सीधी रेखा इस तरीके से खींचिए और यहाँ मिला दीजिए इस तरीके से, ये रेखा मिलाइए यहाँ से लेके और इस जगह तक का एक रेखा मिलाइए। इसमें 3 राज्य कवर होने वाले हैं, 3 राज्य कवर होने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, सबसे पहले आप हिमाचल प्रदेश बनाइए, यहाँ से लेकर के इस जगह तक का हिमाचल प्रदेश बना दीजिए। ओके, हिमाचल प्रदेश बन गया। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला प्रदेश, इसकी राजधानी शिमला है, शिमला एक हिल स्टेशन टाइप में है। ठीक है, शिमला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर हैं, बीजेपी के हैं। हाँ, एक चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आज के समय पे कौन सी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं याद करने की टेंशन नहीं रहेगी, आपको तुक्का भी लगाना है तो बीजेपी तुक्का लगा दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जगह बीजेपी ही है। अब आपको इसे बीच में से काटना है इस तरीके से, यहाँ से इसे बीचों बीच में से इस तरीके से काट दीजिए। ओके, बीचों बीच में से इसे काट दीजिए। बीचों बीच में काटने पर इसके 2 भाग हो गए, ऊपर की साइड में पंजाब और नीचे की साइड में हरियाणा, पंजाब और नीचे की साइड में हरियाणा। 1966 तक ये दोनों एक ही राज्य में आते थे, पंजाब में ही आते थे 1966 तक। 1966 में हिंदी भाषी राज्य या हरियाणवी भाषी बोल सकते हो, उन्हें हरियाणा में बना दिया गया, और इधर की साइड में पंजाबी लोगों को पंजाबी बना दिया गया। ठीक है, पंजाबी राज्य हो गया इधर की साइड में, और ये हरियाणा हो गया। इन दोनों की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है, दोनों की राजधानी कंबाइंड में चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ अपने आप में जो है वो यूनियन टेरिटरी है, अपने आप में यूनियन टेरिटरी है, मैं आपको बता चुका हूँ यूनियन टेरिटरी वाले लेक्चर में। चंडीगढ़ एक डिजाइंड सिटी है, पुराने समय पर वहाँ कोई नहीं रहता था, एक बिल्कुल खाली इलाका था, और बहुत अच्छी जगह देख करके अंग्रेजों ने इस शहर को बसाया था। और इंडिया की टॉप मोस्ट अगर क्लीन और सुंदर सिटीज़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ है, क्योंकि पूरा का पूरा डिजाइंड है, बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह हैं, अमरिंदर सिंह, बाहुबली तो नहीं है, अमरिंदर सिंह है। ठीक है, और वो कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, और इस समय उनके अध्यक्ष जो हैं वो राहुल गांधी जी हैं। ठीक है, हरियाणा यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में अब चलते हैं यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी ये भी है, और इसके साथ साथ में एक यूनियन टेरिटरी यहाँ पे भी है, इस तरीके से आपको पता ही होगा, उसका नाम है दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर। नेशनल कैपिटल रीजन जो होता है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे एनसीआर बोलते हैं।
तो एनसीआर की बात की जाए तो ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र एनसीआर में आता है, लेकिन हमें ये पढ़ना नहीं है। एनसीआर अपना धौलपुर, अपना भरतपुर, अलवर एनसीआर में ही आते हैं, और अभी तो धौलपुर के कुछ क्षेत्रों को शामिल करने की बात भी चल रही है। तो ये नेशनल कैपिटल रीजन का पूरा एरिया होता है, और ये अपना दिल्ली है। दिल्ली 3 साइड से हरियाणा से घिरा हुआ है। इधर की साइड में गुड़गांव वगैरह है, ठीक है। ऊपर की साइड में पानीपत और अपना नजफगढ़ वगैरह इधर की साइड में, और इधर की साइड में यूपी है। 3 साइड से हरियाणा हुआ, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड हरियाणा, और इधर की साइड जो है यूपी है, ग्रेटर नोएडा वगैरह, गाजियाबाद वगैरह। ग्रेटर नोएडा इधर है, गाजियाबाद इधर है, ठीक है। तो ये हुआ अपना दिल्ली। दिल्ली के बाद में आपको यहाँ से लेकर के एक पूरा बड़ा सा राज्य बनाना है, इस तरीके से। इस तरीके से आपको एक राज्य बनाना है। बाद में आपको यहाँ से लेके एक बड़ा सा राज्य बनाना है। बड़ा तो क्या, क्षेत्रफल उसका ज़्यादा है नहीं, लेकिन इस तरीके से आपको एक राज्य बनाना है जिसका नाम है यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। जिसकी जनसंख्या मैं बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, 20 करोड़ से ऊपर है जनसंख्या। ये ऊपर की साइड में नेपाल है। देखो अभी एक सेकंड में आपको पड़ोसी देशों को भी बता देता हूँ। यहाँ से लेके इधर की साइड में जाने पर बनता है पाकिस्तान, ठीक है। और ऊपर यहाँ से टच है अपने इंडिया से, इस जगह से इंडिया से रेखा टच हो रही है, उसका नाम है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के इधर की साइड में आ जाता है तिब्बत, जो कि चीन का हिस्सा है। तिब्बत चीन का हिस्सा है। और उसके बाद में इधर की साइड में यहाँ पर वो चीन का हिस्सा खत्म हो जाता है, और यहाँ से और यहाँ तक चलता है म्यांमार। म्यांमार जिसे बर्मा भी बोला जाता है। और उसके बाद में ये अपना बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, ये वाला बांग्लादेश आपको दिख रहा होगा। बांग्लादेश 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित करके पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल बनाया था। तो पूर्वी बंगाल जो है वो मुसलमान क्षेत्र रह गया और उसे बांग्लादेश घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक पाकिस्तान की सीमा यहाँ पे मिलती है। ये मैंने पड़ोसी देश बता दिया। अब यूपी की बात चल रही है। यूपी के ऊपर ही एक पड़ोसी देश और है जिसका नाम है नेपाल, और सिक्किम के जस्ट पास में ही ये दूसरा पड़ोसी देश है जिसका नाम है भूटान। तो ये अपने पड़ोसी देश हो गए। तो अब बात चल रही थी यूपी की। यूपी की राजधानी आपको पता ही है। यूपी की राजधानी जो है वो अपना लखनऊ है। लखनऊ यहाँ पे पड़ता है, इस जगह पे लखनऊ है। और मुख्यमंत्री जानते हो महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री तुम जानते ही होगे, श्री 1008 अरविंद केजरीवाल जी हैं। और यूपी के जस्ट पास में ही इधर की साइड में आपको बिहार बनाना है, इस तरीके से यहाँ तक बिहार बनाना है, ओके। बिहार का क्षेत्रफल काफ़ी कम है, जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको बिहार बनाना है, और बिहार की राजधानी आपको पता ही है पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो कि बीजेपी के सहयोग से इस समय, पुराने समय पे अपना राजद आरजेडी लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी थी उसका सहयोग था, लेकिन वो बाद में कोएलिशन टूट गया, उनका गठबंधन टूट गया। तो अभी बीजेपी और नीतीश कुमार की जदयू, जनता दल यूनाइटेड, दोनों ने मिलकर अपनी सरकार बनाई हुई है। तो नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री। उसके बाद में आपको बिहार के नीचे ही इस तरीके से एक रेखा खींच देनी है, इस तरीके से, और यहाँ तक का जो एरिया है उसे इसमें शामिल कर लेना है। ये बिहार के नीचे जो है, बिहार से अलग होकर एक राज्य बना था जिसका नाम है झारखंड। झारखंड की राजधानी आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी वाली रांची है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने रघुवर दास हैं। रघुवर दास बीजेपी पार्टी के, ज़्यादातर जगह तो बीजेपी पार्टी बनी हुई है, ठीक है। तो झारखंड की राजधानी जो है वो रांची है, महेंद्र सिंह धोनी वहीं के हैं, ठीक है। इनके पास में ऊपर की साइड में तो आपको पता है यहाँ पे चिकन नेक जिसे बोला जाता है, उसके ऊपर यहाँ सिक्किम है। सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और ये सीधी जो रेखा आ रही है ऐसे ही चलने दीजिए नीचे की साइड तक, नीचे की साइड तक इस तरीके से चलने दीजिए, और यहाँ आकर के मिला दीजिए, और इधर की साइड में भी इसे यहाँ तक मिला दीजिए। तो ये बन जाता है अपना पश्चिमी बंगाल, जहाँ की मुख्यमंत्री जो है वो पश्चिमी बंगाल, और जहाँ की मुख्यमंत्री जो है वो अपनी कलकत्ता यहाँ की राजधानी है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है, जिन्होंने शादी नहीं की, तृणमूल कांग्रेस की है वो, तृणमूल कांग्रेस। शुरुआत में तो वो कांग्रेस का हिस्सा थी, 1997 में उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो अभी उनका बहुत अच्छा शासन चल रहा है। बाकी पश्चिम बंगाल या बंगाल की खास बात यह है कि पुनर्जागरण जो इंडिया में शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी, पुनर्जागरण की। और कम्युनिस्ट शासन भी अगर कहीं से शुरुआत हुई है सही ढंग से अगर इंडिया में कम्युनिस्ट शासन की शुरुआत हुई है कहीं पे, तो वो यहीं पे हुई है पश्चिम बंगाल में। ज्योति बसु नाम सुना होगा। 1977 से सन 2000 तक कुल मिलाकर के 23 साल हो गए। भारत में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री, लगातार मुख्यमंत्री रहे थे ज्योति बसु। तो पूछ लिया जाता है, याद रखना, ज्योति बसु ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मुख्यमंत्री थे। उनकी पार्टी का नाम था सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और ये सन 1977 से 2000 तक 23 साल हुए, 23 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। इधर की साइड में पूर्वोत्तर राज्य में आपको वो बता ही चुका हूँ, वो अभी बाद में देखते हैं।
राजस्थान के नीचे आपको यहाँ से शुरू करना है और इस तरीके से ये पूरा गुजरात बना देना है। ये शेर के जैसा मुंह दिख रहा होगा आपको, तो इसे गुजरात बना देना है। गुजरात की राजधानी आपको गांधीनगर आपको बना देनी है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से 15 किलोमीटर दूर है, 10-15 किलोमीटर दूर है गांधीनगर। तो मतलब वो रहवासी इलाका इतना है नहीं, वो केवल राजधानी बनाने के लिए ही बनाया गया था। अभी तो वहाँ पे आसपास में लोग रहने लग गए, लेकिन जिस समय शुरुआत की गई थी उसे स्पेशली राजधानी बनाया गया था। अहमदाबाद जो है वो मेन सिटी है, उससे थोड़ा सा दूर गांधी जी के लिए ट्रिब्यूट देने के लिए, गांधी जी के लिए सम्मान देने के लिए गांधीनगर को राजधानी बनाया गया था। गुजरात बनाया। गुजरात के पास में ही इस तरीके से आप पूरा लंबा सा क्षेत्र खींच दीजिए, इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से पूरा लंबा सा क्षेत्र खींच दीजिए गुजरात से लेके और पश्चिम बंगाल तक आप इसे मिला दीजिए, पश्चिम बंगाल तक आप इसे मिला दीजिए। ओके, ये आपने मिला दिया होगा आई विश, तो ये आपने मिला दिया होगा यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा सन 2000 तक पूरे भारत में जो थे राज्य वो थे कुल मिला के 25। कितने राज्य थे? 25। सन 2000 में 3 राज्य और जोड़े गए और 2014 में एक राज्य और जोड़ा गया, तब जाके 29 होते हैं। सन 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब 3 राज्य बनाए गए थे, ठीक है। तो तीनों राज्यों की अलग अलग मांग थी, तो उस हिसाब से बनाए गए थे। एक तो यूपी में से अलग होकर के बना था उत्तराखंड। ये यूपी है, यूपी का पहाड़ी इलाका जो है उसे उत्तराखंड बना दिया गया है। यहाँ से इस तरीके से आप काट दीजिए और यहाँ ऊपर की साइड में बना दीजिए उत्तराखंड, यूके जिसे बोलते हैं शॉर्ट में। उत्तराखंड की राजधानी आपको पता है देहरादून है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, ठीक है। तो ये उत्तराखंड बना था। एमपी सन 2000 से पहले क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे भारत में नंबर 1 था। अभी नंबर 1 राजस्थान है, लेकिन सन 2000 से पहले एमपी का क्षेत्रफल 4.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। एमपी को बीच में से इस तरीके से यहाँ से अलग कर दिया गया क्योंकि ये आदिवासी इलाका ज्यादा था इधर वाला, तो इसे छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनाया गया। छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनाया गया और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी बनाई गई वो रायपुर बनाई गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो बनाई गई रायपुर। इस समय यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो रमन सिंह हैं, बीजेपी के हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो भी बीजेपी के हैं, उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रायपुर में रहते हैं, उनका नाम है अपना रमन सिंह, वो भी अपने बीजेपी के हैं। छत्तीसगढ़ के पास में ये वाला जो क्षेत्र एमपी मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल एमपी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी के हैं और लगातार 3 बार से मुख्यमंत्री हैं। अभी चुनाव होंगे तब पता चलेगा चौथी बार बनते हैं या नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं, इनसे पहले आपको पता होगा आनंदीबाई पटेल थी। अब आनंदीबाई पटेल को एमपी का राज्यपाल बना दिया गया है। वहां से हटाने के बाद जो अपना पटेल आंदोलन हुआ था उसमें ऐसा लगा कि यहाँ पटेलों के वोट जा सकते हैं, तो विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बना दिया गया और आनंदीबाई पटेल को लेकर के इधर की साइड में एमपी का राज्यपाल बना दिया। ओके, तो इस तरीके से ये वाला ऊपर वाला क्षेत्र हुआ। ये वेस्ट बंगाल है, इसकी राजधानी कलकत्ता, मुख्यमंत्री अपनी ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की। झारखंड का रघुवर दास बीजेपी के। बिहार की लोकल पार्टी के अपना जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार, उनके साथ में पहले आरजेडी यानी राजद जिसे बोला जाता था, और उसके जो चीफ है लालू प्रसाद यादव है, उनका सहयोग था। जेडीयू प्लस आरजेडी था, लेकिन आरजेडी हट गई, अब आरजेडी की जगह बीजेपी आ गई है, तो अपने बिहार में बीजेपी और अपनी जेडीयू की सरकार है। अब यहाँ से इस जगह से आपको महाराष्ट्र बनाना है, यहाँ से लेकर के इस तरीके से यहाँ से बनाना है आपको, ऐसे महाराष्ट्र, इस तरीके से आपको महाराष्ट्र बना देना है। देखो नीचे वाला जो क्षेत्र है मेरा कम रह गया, तो अभी मैं इसका कुछ कर भी नहीं सकता, क्या किया जाए, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर भी जैसा बन रहा है वैसा आप बना लीजिए। ये वाला जो है वो महाराष्ट्र है, काफ़ी लंबा है, यहाँ से लेके इधर की साइड में ये जो बनाया है मैंने चौड़ाई कम बनाई है इसकी। महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता ही है मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जिसे देश की आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है। राजनीतिक राजधानी तो दिल्ली है अपने भारत की, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई है, क्योंकि सारे बैंकिंग के जितने भी काम किए जाते हैं या सबसे ज़्यादा बिजनेस जो किया जाता है वो यहीं से किया जाता है। अच्छा, पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला अगर राज्य कोई संभाला जाए कौन सा पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा जीडीपी अपने महाराष्ट्र की, यानी सबसे ज़्यादा योगदान कौन दे रहा है? महाराष्ट्र। यहाँ का जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, एक तो मुंबई के कारण, दूसरा ये समुद्री किनारा है, ठीक है। यहाँ पे कंपनियां अपनी कंपनी लगाती हैं, बाहर की एमएनसी जो होती है मल्टीनेशनल कंपनी, यहाँ पे कंपनियां लगाती हैं, यहाँ पे माल बनाती हैं, माल बनाने के बाद में बाहर की साइड में ट्रांसपोर्ट या एक्सपोर्ट कर देती हैं, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं जब आपको केंद्र शासित प्रदेश बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि दमन और दीप यहाँ पे हैं। दमन और दीप वो गुजरात से ही घिरे हुए हैं, ठीक है। दमन और दीप, दमन दीप में बता चुका हूँ, छोड़ो उस चीज़ को।
एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस समय एक और चीज बताई थी, दमन द्वीप के साथ साथ में मैंने दादरा नागर हवेली भी बताया था। दादरा नागर हवेली जो है वो अपना महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में आता है। अभी जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है जापान के सहयोग से, अहमदाबाद से लेके मुंबई तक बनाई जा रही है, उसमें गुजरात को भी फायदा होने वाला है, दादरा नगर हवेली को भी फायदा होने वाला है, और महाराष्ट्र को भी फायदा होने वाला है। मतलब ये जो मेट्रो लाइन जाएगी ये दादरा नगर हवेली से, सिलवासा वहाँ की राजधानी है, वहां से होकर के निकलेगी। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं वो आपको पता ही है देवेंद्र फडणवीस जी हैं और बीजेपी के हैं। महाराष्ट्र में और मुख्य शहरों के नाम आपको पता ही होगा, नागपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे केंद्र भी मान सकते हो अपने भारत का, यहाँ पे पड़ता है नागपुर, तो इसे केंद्र भी माना जा सकता है। इसे आप अलग तरीके के पेन से यूज करके लिख लेना, चाहे नागपुर लिख लेना। ये राजधानी नहीं है, एक चीज याद रखना, ये राजधानी नहीं है महाराष्ट्र की, लेकिन पूरे भारत का सेंटर माना जाता है नागपुर को, ठीक है। आरएसएस का मुख्यालय वहां पे भी है। उसके बाद हम बात करते हैं, नीचे की साइड में चलते हैं। मैं इस महाराष्ट्र से जस्ट इधर की साइड में बनाइए, ये वाला जो पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के नीचे की साइड में, यहाँ पे अपना एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है उड़ीसा। इस तरीके से आप इसे उड़ीसा बनाइए, उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा में एक लोकल पार्टी है बीजू जनता दल, बीजेडी बोलते हैं, उसके वहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनका नाम है नवीन पटनायक जी, ठीक है। तो ये अपने बीजू जनता दल लोकल पार्टी है, पिछले 15 सालों से उसी का शासन चल रहा है। तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। यहाँ पे चिल्का झील का नाम तो आपने सुना होगा, भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील, वो अपने उड़ीसा में ही पड़ती है। चिल्का झील खारे पानी की झील है। एक्चुअली में खारे और मीठे पानी दोनों का जो मिश्रण होता है उसे बोला जाता है ब्रैकिश वाटर, ठीक है। खारा जहाँ पे मिलने वाला हो, मीठा जहाँ पे मिलने वाला हो, उसे मिश्रण मिश्रण को बोला जाता है ब्रैकिश वाटर। तो इस जगह पे, यहाँ पे समुद्र के जस्ट किनारे इस जगह पे इस तरीके से एक झील है, और समुद्र से उसका छोटा सा हिस्सा कनेक्ट है, पूरी झील कनेक्ट नहीं है। इधर यहाँ पे अपना एक तरीके से स्थल भाग आता है, इधर भी स्थल है, बीच में छोटा सा हिस्सा समुद्र से कनेक्ट है, तो समुद्र का पानी भी अंदर आ जाता है, इधर से नदी का पानी आता है झील में, तो मीठा और खारा पानी मिल जाता है, तो उसे चिल्का झील बनती है। इसे लेगून भी बोला जाता है, लेगून, जहाँ पे एक झील या स्थलीय भाग में जो झील है वो समुद्र से मिल रही होगी, उसे लेगून बोला जाता है, ठीक है। तो ये चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है, वैसे खारे पानी की है। मीठे पानी की तो आपको पता ही होगा, अपनी उधर की साइड में आपको बता चुका हूँ, बुलट झील जो है अपने जम्मू कश्मीर वाली, वो सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। ओके, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद में उड़ीसा की राजधानी में बता चुका हूँ भुवनेश्वर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक बीजू जनता दल लोकल पार्टी है, उसके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो वो अपने मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे, पिछले 15 साल से हैं। उड़ीसा के बाद में आपको इस तरीके से यहाँ से लेके एक बड़ा सा राज्य बनाना है, इस तरीके से। ये आंध्र प्रदेश था पहले, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर एक नए राज्य की मांग उठी, तो तेलंगाना बना दिया गया। इसमें से बीच में से इधर की साइड में से एक राज्य निकाल करके ये वाला तेलंगाना बना दिया गया, और नीचे वाला जो क्षेत्र है उसे आंध्र प्रदेश बोल दिया गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं इसे, रॉयल सीमा उसका हिस्सा है, ठीक है। इन दोनों की अभी जो कंबाइंड राजधानी है, इन दोनों की जो कंबाइंड राजधानी है अभी तो हैदराबाद ही है, हैदराबाद ये वाला, इस जगह पे हैदराबाद, ठीक है। निजाम की राजधानी रही थी पुराने समय पे, नवाब की राजधानी। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो चंद्रशेखर राव हैं, वो टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति नाम की एक लोकल पार्टी है, उससे चुने हुए हैं। टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, तो वहां के मुख्यमंत्री कौन हुए? चंद्रशेखर राव। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं चंद्रबाबू नायडू हैं, उनकी जो पार्टी है वो है टीडीपी, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, लोकल पार्टी है, दोनों ही लोकल पार्टी के हैं। और आंध्र प्रदेश की 2024 में एक नई राजधानी बनेगी जिसका नाम होने वाला है अमरावती, ठीक है। अमरावती नई राजधानी 2024 में बनने वाली है। अभी तक नया बनाया जा रहा है, बिल्कुल न्यू डिजाइन करके बनाया जा रहा है, किसी पुराने शहर को नहीं चूज किया गया राजधानी के लिए। 2024 की तक जो राजधानी रहेगी वो हैदराबाद रहेगी, 2024 में अमरावती को वहां की राजधानी बना दिया जाएगा। तो तेलंगाना हुआ और आंध्र प्रदेश हुआ। तेलंगाना 2014 में अलग हुआ है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश। अब आपको यहाँ से लेके, इस जगह से लेके इस तरीके से एक राज्य बनाना है, ये वाला राज्य, इसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक, अभी जहाँ चुनाव हुए कर्नाटक, नाटक हो रहे हैं जहाँ पे, बहुत भयंकर नाटक हुए, ठीक है। एक बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया, 2 दिन तक मुख्यमंत्री रहने के बाद में कांग्रेस का मुख्यमंत्री आ गए। इस समय एच.डी. कुमारस्वामी, जो कि एच.डी. देवगौड़ा, जो किसी समय भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे एच.डी. कुमारस्वामी वहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बाकी तो कुछ समय पहले जब चुनाव नहीं हुए थे तो उस समय मुख्यमंत्री था अपने सिद्धारमैया जी, और उसके बाद में अपने येदुरप्पा जी मुख्यमंत्री बन गए बीजेपी के 2 दिन के लिए, और अब उनको बहुमत नहीं मिला
तो कांग्रेस और अपनी जनता दल यूनाइटेड सेक्युलर, जनता दल यूनाइटेड सेक्युलर, जनता दल यू के अलग अलग पार्ट हो गए। तो एक पार्टी है सेक्युलर वाली, जो कि यहाँ पे एच डी देवगौड़ा है, उनकी पार्टी है जनता दल सेक्युलर। तो उसके उनके बेटे हैं एच डी देवगौड़ा के एच डी कुमार स्वामी। कांग्रेस की सीट्स ज़्यादा हैं और अपनी जनता दल सेकुलर की सीट्स कम है, लेकिन कांग्रेस ने जनता दल सेकुलर को समर्थन दे दिया ताकि बीजेपी की वहां पे सरकार ना बन सके। तो इस समय वहां पे एच डी कुमार स्वामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, कर्नाटक बेंगलोर राजधानी। तो याद रखना, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं एच डी कुमार स्वामी है, पार्टी का नाम है जनता दल सेक्युलर, जनता दल यूनाइटेड सेक्युलर, ठीक है। उनका समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस वाले। और बीजेपी जिसकी सबसे ज़्यादा सीट थी 104 सीट, वो अलग उसमें बैठेंगे, यानी विपक्ष में बैठेंगे। ओके, ये राजनीति है, राजनीति ऐसे ही चलती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पुराने समय से ऐसे चलती आई है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, यहाँ पे कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में एक छोटा सा इस तरीके से राज्य है, उस राज्य का नाम है गोवा। बहुत छोटा राज्य है कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में ये है इस तरीके से गोवा, जो फेमस है अपने समुद्री किनारे बीचेज के लिए। कोई भी अपना हनीमून मनाने जाता है तो गोवा का ही सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि गोवा जाना पड़ेगा, ठीक है। तो गोवा है, ये पुर्तगालियों का शासन रहा है, यहाँ पे पुर्तगालियों का शासन रहा था। इंडिया हिस्ट्री वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, पुर्तगालियों का शासन रहा था, गोवा पे रहा था, दमन द्वीप पे रहा था, दादर नगर हवेली पे रहा था। ये पुर्तगालियों का शासन रहा था यहाँ पे, ठीक है। गोवा की राजधानी पणजी है, यहाँ के मुख्यमंत्री है मनोहर पार्रिकर जी हैं, जो पुराने समय पे रक्षा मंत्री रह चुके हैं और वो बीजेपी पार्टी से आते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी है, जनता दल यूनाइटेड सेक्युलर के, उनका सपोर्ट कर रही है कांग्रेस। इधर की साइड में यहाँ से लीजिए इस तरीके से इसे, और किनारे किनारे लेते चलिए और नीचे तक मिला दीजिए, तो ये बनता है एक नया राज्य केरल। ये नया राज्य बनता है केरल, इसका नाम है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, ये आप लिख लेना, तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रपुरम, त्रिवेंद्रपुरम बोलते हैं, तिरुवनंतपुरम। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो, उनका नाम है पी विजयन, पी विजयन, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सिस्ट, MARXIST, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के नेता हैं। तो CPIM के पार्टी से मुख्यमंत्री चुने गए हैं, पी विजयन उनका नाम है, और राजधानी है अपनी तिरुवनंतपुरम। देखो CPI की इस समय शायद एक ही जगह पे सरकार है, मेरे हिसाब से दो जगह सरकार है CPIM की, एक त्रिपुरा में थी, वहाँ पे तो बीजेपी आई गई है। CPIM किसी समय मैंने बताया पश्चिम बंगाल में 23 साल तक जो विजय बसु थे, अपने ज्योति बसु थे, उन्होंने शासन किया था, CPIM पार्टी के थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ही थे। और अब इस समय केरल में ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार है और वो मुख्यमंत्री है पी विजयन। उसके बाद में ये इधर की साइड में ये पूरा वाला जो राज्य बचा है, इसका नाम है तमिलनाडु, 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 और इसकी राजधानी जो है वो चेन्नई, चेन्नई। अच्छा, सबसे भयंकर राजनीति जो होती है वो तमिलनाडु में ही होती है। अपने नॉर्थ में तो ठीक ठाक राजनीति होती है, वो तो चलो अलग बात है ही, नॉर्थ में चलती रहती है, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। कब कौन क्या कर जाए कुछ भी भरोसा नहीं होता। देखो साउथ में ये 4-5 राज्य आते हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। इन पांचों राज्यों में ही अलग अलग भाषा बोली जाती है, ठीक है। पांचों ही राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में बोली जाती है कन्नड़ भाषा, ठीक है। तेलंगाना में बोली जाती है तेलुगु भाषा। आंध्र प्रदेश में तेलुगु और तमिल का मिक्स बोला जाता है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है और केरल में अपनी मलयालम भाषा बोली जाती है। एक बार दोबारा देखिए, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा, तमिलनाडु में तमिल भाषा, केरल में मलयालम भाषा। यहाँ की पार्टी में जो सबसे ज़्यादा बड़ा रोल रहता है वो वहाँ के एक्टर्स का होता है। एक्टर्स यानी जो फिल्म अभिनेता होते हैं, जैसे कि शुरुआत में वो एक्टर्स जो होते हैं मूवीज बनाते हैं, और मूवी भी उस हिसाब से कि अपने आप को हीरो साबित करना, गरीब लोगों की सहायता करना, उस तरीके की मूवीज बनाते हैं। और जब जनता उन्हें भगवान मानने लग जाती है, एक्चुअली में वहाँ पे एक्टर्स को भगवान माना जाता है। रजनीकांत की पूजा होती है, कमल हासन की पूजा होती है, साउथ में जितने भी एक्टर्स हैं उनको भगवान के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो वो जब एक स्टेज आती है उसके बाद में अपनी पार्टी बना लेते हैं, और पार्टी बनाने के बाद में चुनाव लड़ते हैं, और वही मुख्यमंत्री जो होते हैं वो मंत्री वगैरह बनते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे जयललिता मुख्यमंत्री थी शुरुआत में, तो कुछ समय तक शशिकला मुख्यमंत्री रही थी। शशिकला का एक राइट हैंड मुख्यमंत्री रहा था, लेकिन अभी जो अपने तमिलनाडु में मुख्यमंत्री हैं वो नाम ही कुछ अटपटा सा है, आप याद करने की कोशिश करना। इड़ापट्टी के पनाली स्वामी,
एडापट्टी के पन्नाली स्वामी और उनकी पार्टी का नाम है AIDMK। AIDMK। देखो तमिलनाडु में दो ही पार्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, AIDMK और DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और AIDMK ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये जयललिता वाली पार्टी है। DMK ये दूसरी पार्टी है। तो कभी कभी DMK वालों का शासन रहता है, उस कभी AIDMK वालों का शासन रहता है। तो इस हिसाब से मैंने इधर की साइड वाले तो सारे राज्य कवर कर लिए। एक बार गिनती करता हूँ और देखते हैं कोई राज्य छूट तो नहीं गया। और इधर की साइड में बचे हुए 7 राज्य बच जाने चाहिए, यानी अभी हम 22 राज्यों को कवर कर। ठीक है, तो ये अपने कुल मिला के 22 राज्य हो चुके हैं। 7 राज्य इधर की साइड में केंद्र शासित प्रदेश बचे। देखिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, 8 ये रहा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, ये 22 राज्य अपने मुख्य भूमि के साइड के मैंने बता चुका हूँ। उधर पूर्वोत्तर वाले 7 राज्यों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं सारे राज्यों को रिवाइज करता हूँ और आपको ये मैप क्लियर होना चाहिए, एक एक बात क्लियर होनी चाहिए इस मैप की। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की जो मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती हैं, उनकी पार्टी का नाम है PDP, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। उनके अपोजिट में जो होती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है, और वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर है, बीजेपी के हैं। उसके बाद में पंजाब के बारे में बात की कि यहाँ पे INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस समय मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। उसके बाद में हरियाणा, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है तो इसे राज्यों में शामिल नहीं करेंगे। यूपी की राजधानी मैंने लखनऊ बताई थी। उत्तराखंड की राजधानी मैंने बताया था देहरादून है, और वहाँ पे जो मुख्यमंत्री मैंने बताया था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है। बिहार में ये 7वें नंबर पे मैंने बताया था, तो इसका जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। सिक्किम के मुख्यमंत्री जो हैं वो पवन कुमार चामलिंग हैं। उसके बाद में पश्चिम बंगाल की राजधानी यहाँ पे कोलकाता है। कोलकाता के बाद में यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है वो अपनी ममता बनर्जी हैं, और वो जो है अपनी TMC, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से आती हैं। उनके अपोजिट में नॉर्मली जो पार्टी रहती है वो CPIM रहती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट नाम से बोला जाता है उन्हें। और ज्योति बसु नाम के व्यक्ति मैंने बताए थे, जो लगातार 23 साल तक उन्होंने शासन किया था। ठीक है, उसके बाद में अपना झारखंड को अलग बनाने के कारण मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बिहार और झारखंड पहले एक ही थे, लेकिन झारखंड में क्या है कि खनिज ज्यादा मिलते हैं और खनिजों का दोहन करके बिहार का डेवलपमेंट किया जाता था। झारखंड वाले नाराज रहते थे, तो झारखंड एक खनिज के हिसाब से एक अलग से राज्य बना दिया गया झारखंड के बाद में MP का जो मुख्यमंत्री मैं बता चुका हूँ शिवराज सिंह चौहान, वहाँ की राजधानी है भोपाल। अपने राजस्थान का आपको पता ही है जयपुर, मुख्यमंत्री साहिबा अपनी महारानी साहिबा वसुंधरा राजे। अपना गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर है, और विजय रूपाणी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री जो है वो अपने देवेंद्र फडणवीस हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर के, और वहाँ पे जो पार्टी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है BJD, बीजू जनता दल, और वहाँ पे मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह बीजेपी के हैं, रायपुर राजधानी है। झारखंड की राजधानी रांची है। कर्नाटक की राजधानी बंगलोर है, और यहाँ पे जो नए मुख्यमंत्री जो बने हैं अभी HD कुमारस्वामी, HD देवगौड़ा के बेटे हैं। जनता दल सेकुलर की जो है उनकी पार्टी है, और गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के मनोहर पर्रिकर हैं। आंध्र प्रदेश को सन 2014 में अलग 2 भाग बना दिए गए, तेलंगाना और अपना आंध्र प्रदेश। दोनों की राजधानी अभी कंबाइंड में हैदराबाद है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं अपने चंद्रशेखर राव हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। उधर की साइड में केरल में गए थे, यहाँ पे CPIMP की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वहाँ पे उनका शासन है। उसके साथ साथ में अपना तमिलनाडु पे गए थे, CPIM यानी P विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु में। अभी जो गए थे एडापट्टी, अपना जो बताया था मैंने पन्नाली स्वामी, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इस तरीके से इस साइड के हमने पूरे राज्य कवर कर लिए। बाकी इधर की साइड में 7 राज्य बचे। ये नक्शा थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए मैं आपको पूरा बता नहीं सकता इस तरीके से, फिर भी आपको मैं बताता हूँ। चलो, यहाँ ऊपर एक राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो ईटानगर है, आपको पता ही होगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के बाद में यहाँ पे सबसे बड़ा जो राज्य है वो है अपना असम। इस तरीके से जाता है और यहाँ तक चलता है असम की राजधानी है दिसपुर, सबको पता ही होगा। असम के पास में यहाँ पे मेघालय की राजधानी जो है वो शिलांग है। ठीक है, मेघालय से नीचे की साइड में इस तरीके से एक राज्य आता है जिसका नाम है त्रिपुरा, जहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी है अभी, त्रिपुरा। और इस साइड में 3 राज्य लगातार आते हैं एक के बाद में एक आता है। सबसे पहले एक सूत्र है नमामि करके, आप याद कर सकते हो, नमामि। सबसे पहले आता है नागालैंड, उसके बाद में आता है मणिपुर, फिर मिजोरम। 1 2 3 4 5
छः सात, ये त्रिपुरा। तो ये अपने 7 अपने पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिनकी राजधानियां पिछले लेक्चर्स में अपने, जब मैंने यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी वाला लेक्चर बताया था तो उसमें आपको समझा दी थी। तो इस तरीके से हमने 29 राज्यों को बता चुका हूँ आपको। इधर की साइड में ये छोटे छोटे राज्य हैं, इनकी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन क्या है कि ये पहले असम का ही हिस्सा होते थे ज्यादातर राज्य, लेकिन ये क्या विद्रोह करते रहते हैं। आदिवासी लोग ज्यादा है इधर की साइड में, तो उनके लिए छोटे छोटे जिले लेवल के राज्य बना दिए गए हैं। कुछ एक ऐसे हैं 20-20, 22-22 लाख की जनसंख्या, जबकि अपने राजस्थान में देख लो, जयपुर की जनसंख्या ही करीब 60 लाख से ऊपर है, अपने भरतपुर की जनसंख्या 30 लाख के आसपास है। तो जिले के बराबर है, इनकी क्षेत्रफल भी ज्यादा नहीं है। फिर भी ये क्या है कि प्रशासनिक दृष्टि से यहाँ पे क्या है, पहाड़ी इलाका ज्यादा है, आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग राज्य बना दिए प्रशासनिक दृष्टि से। ठीक है, ये सूत्र याद रखना, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 3 एक के ऊपर एक के बाद में एक आते हैं। नागालैंड के बाद में मणिपुर, उसके बाद में मिजोरम। इधर की साइड में मेघालय और त्रिपुरा है, और ऊपर की साइड में अरुणाचल प्रदेश है, जिसे पुराने समय पे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोला जाता था अंग्रेजों के समय पे। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, राजधानी ईटानगर है। तो इस हिसाब से हमने अपने सभी राज्यों को कवर कर लिया है। और एक बार और लास्ट में रिवाइज करा देता हूं, और आपकी स्क्रीन पर मैं आपको पूरा का पूरा लगाता चलता हूं। देखो मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है पीडीएफ में, पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू कर रहे हैं हम एबीसीडी के हिसाब से। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है, अभी तो हैदराबाद है, अभी हैदराबाद है, लेकिन 10 साल बाद 2024 में अमरावती बन जाएगी। और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो चंद्रबाबू नायडू है, जो है वो टीडीपी पार्टी के यानी तेलुगु देशम पार्टी के हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खंडू बीजेपी के हैं। असम, राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी के हैं। बिहार, राजधानी पटना, नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के हैं, उनके साथ में अपना बीजेपी का समर्थन है। छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री रमन सिंह, पार्टी बीजेपी। गोवा 6वां नंबर आप देखिए, बणजी, और वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी हैं, जिनका स्वास्थ्य अभी खराब चल रहा है और अमेरिका में अपना स्वास्थ्य सही कराने गए हैं। ठीक है, उसके बाद में गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी हैं, और राजधानी गांधीनगर है, पार्टी बीजेपी है। हरियाणा, राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा और पंजाब दोनों की, और मनोहर लाल खट्टर जो है वो बीजेपी पार्टी के वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश, राजधानी शिमला है, जयराम ठाकुर वहाँ के बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। जम्मू कश्मीर, राजधानी श्रीनगर है या जम्मू है, दोनों ही राजधानी, 6 महीने के लिए जम्मू, 6 महीने के लिए श्रीनगर। और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हैं, उनके साथ में बीजेपी का सहयोग है। निर्मल सिंह वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद में झारखंड, राजधानी है रांची, और वहाँ पे मुख्यमंत्री रघुबर दास हैं, पार्टी बीजेपी है। कर्नाटक, बेंगलुरु, जिसकी राजधानी है एचडी कुमारस्वामी, वहाँ के मुख्यमंत्री नए बनने वाले हैं। जनता दल सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस का उनको समर्थन मिल रहा है। केरल, तिरुवनंतपुरम, राजधानी है। पी विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट नाम से वहाँ पे एक पार्टी है, उसका वहाँ पे शासन है, तो पी विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से हैं। महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी पार्टी के हैं। मणिपुर, राजधानी इम्फाल, एन बीरेन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी पार्टी के हैं। मेघालय, राजधानी शिलांग, मेघालय की राजधानी शिलांग है। और मुख्यमंत्रियों के नाम थोड़े से अटपटे से हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया हुआ है, और वो अपनी लोकल आदिवासी नाम ही रखते हैं उस तरीके से। तो एक तरीके से उनका नाम है कानराड संगमा, जिनकी पार्टी है एनपीए, नेशनल पीपल्स पार्टी, वहाँ की लोकल पार्टी है मेघालय की, उसकी राजधानी शिलांग है। उसके बाद में मिजोरम की राजधानी आइजोल है, और वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं लाल थनवाला, इस तरीके से नाम करके है, थनावला, इस कुछ नाम कर सकते हो, कुछ भी मुझे नहीं पता क्या है, LALTHANHAWLA। पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी अपने राहुल गांधी वाली पार्टी है। उसके बाद में नागालैंड की राजधानी कोहिमा, आप जानते ही हो। मुख्यमंत्री का नाम आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो क्या है, नेफियो रियो इस तरीके से नाम है, NEIPHIURIO, नेफियो रियो इस तरीके से नाम है। उनकी पार्टी का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, NDPP। उसके बाद में उड़ीसा, राजधानी भुवनेश्वर, नवीन पटनायक जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजू जनता दल पार्टी है। पंजाब, राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बाहुबली। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस वहाँ की पार्टी है, उनकी अमरिंदर सिंह जी की। उसके बाद में राजस्थान, राजधानी जयपुर, महारानी साहिबा बीजेपी से हैं। उसके अलावा सिक्किम, गंगटोक राजधानी है, पवन कुमार चांगले में उनकी पार्टी है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, SDF। तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री इडापट्टी के पनाली स्वामी, AIDM के, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जयललिता की पार्टी है। जयललिता मर गई थी सन 2016 के दिसंबर में, उनकी डेथ हो गई थी, तो उस समय बहुत सारे लोगों ने फांसी भी लगा ली थी, 10-15 लोग मरे थे, क्योंकि मैंने बताया था जयललिता पुराने समय पे एक एक्ट्रेस रह चुकी है, और एक्टर और एक्ट्रेस को वहाँ पे एक भगवान का दर्जा दिया जाता है। जैसे रजनीकांत है, वहाँ पे भगवान की पूजा की जाती है, ठीक है, ऐसा माना ही जाता है। अब रजनीकांत ने पार्टी खोल ली, उसके अलावा आपने दूसरे जो मेन इंपॉर्टेंट जो है वहाँ के कमल हासन जी, उन्होंने भी पार्टी की शुरुआत कर ली है। तो देखते हैं क्या होता है, और बीजेपी अपनी कोशिश कर ही रही है।
देखो तमिलनाडु की राजनीति बहुत ही भयंकर होती है। पहले शुरुआत में तो द्रविड़ राजनीति चलती थी, 1960 और 62 तक तो तमिलनाडु एक अलग देश बनाने की मांग करते थे, लेकिन बाद में जब 1962 में चीन ने युद्ध किया तो तमिलनाडु नहीं है हमारे साथ में, अगर किसी देश ने आक्रमण कर दिया तो हम अलग देश के रूप में रह नहीं सकते, तो अभी तो अलग मांग नहीं करते हैं, लेकिन द्रविड़ राजनीति वहाँ की चलती है। ओके, और उसके बाद में तमिलनाडु के बाद में तेलंगाना, राजधानी जो है हैदराबाद है, और जो के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति के पार्टी के वो मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, और बिप्लब कुमार देव बीजेपी के हैं। उसके अलावा ये नए ही बने हैं, अभी कुछ समय पहले ही त्रिपुरा में अपनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के जो मुख्यमंत्री थे उनको हटा करके बीजेपी की सरकार आ गई है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश लखनऊ योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड देहरादून त्रिवेंद्र रावत, उसके अलावा पश्चिम बंगाल कलकत्ता ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस AITMC तृणमूल कांग्रेस 1997 में कांग्रेस से अलग होकर के बनी थी। तो इस हिसाब से हमने 29 राज्यों को क्लियरली देख लिया है। मेन चीज ये थी कि आपको मैप बनाना है चाहिए, मुख्यमंत्रियों के नाम याद रहे ना रहे, मैंने तो 3 या 4 बार रिवाइज करा दिए ताकि याद हो सकें, राजधानी अभी 3 या 4 बार बोल दी ताकि याद हो सके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात थी आपको मैप बनाना आना चाहिए, कौन सा राज्य कौन सी जगह पे। डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि गोवा कौन कौन से राज्यों के बीच में, तो आपको ये मैप जो बनाया है उससे ध्यान रहना चाहिए गोवा कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा। पूछ लिया जाए कि दमन द्वीप किस राज्य के पास में है, तो ये दिख रहा है आपको दमन द्वीप जो है वो गुजरात राज्य के पास में है। उसके अलावा पूछ लिया जाए दादर नगर और हवेली कहाँ पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पूछ लिया जाए झारखंड किस राज्य से अलग होकर बना है, तो बिहार से अलग होकर बना है। छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना है, तो अपना MP से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है। उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर बना है, UP से अलग होकर उत्तराखंड बना है। तेलंगाना किस राष्ट्र से अलग होना है, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये मतलब मैप क्लियरिटी थी, मैप आपको समझ में आना चाहिए ताकि आपको आगे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो ये सिर्फ मैंने मैप के हिसाब से ही बनाया था लेक्चर की मैप आपका क्लियर हो जाए, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य किस किस साइड में है। तो आई बेस आपको पूरा पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, और आप ऐसे कोशिश करें तो दोबारा भी मैप बना करके कोशिश कर सकते हैं, दोबारा तिबारा जितना भी हो सके, नहीं तो आप ब्लैंक मैप लेके आ जाइए, ब्लैंक मैप मिल जाएंगे, तो वहां पे आप अकेले 2-4 बार कोशिश कीजिए, ये मुख्य वो राज्य है, ये वो राज्य है, आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे कि मैं बोल दूं बिहार, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री, तो आपको माइंड में क्लियर आना चाहिए कि यार बिहार उस जगह पे नेपाल के नीचे पश्चिम बंगाल और बिहार अपना UP के बीच में पड़ता है, और नीचे की साइड में झारखंड है। तो मैप में क्लियरिटी रहनी चाहिए, नाम लेते ही किसी भी राज्य का आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाना चाहिए, एक मैप आ जाना चाहिए। मैंने नाम ले दिया तमिलनाडु, तो तमिलनाडु नाम लेते ही कि हम तो यार उत्तर में रहते हैं, नीचे की साइड में साउथ में उस जगह पे केरल के पास में आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु है, ठीक है। तो आई बेस ये मैप आपको क्लियरिटी हो गई होगी, 2 या 3 बार आप। आज मैं केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बात करने वाला हूं। तो मेरे स्टूडेंट बैठे हैं, उनके साथ में डिस्कस करते हुए मैं ये पूरा पूरा लेक्चर आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आपको पता ही होगा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं। पहले 7 थे, उनमें एक बाद में एक सिक्किम भी जुड़ गया है, तो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है। उनकी राजधानियां देखेंगे और उनकी लोकेशन देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PDF आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने इस पूरे लेक्चर में लिखा कम है, चित्रों का यूज ज़्यादा किया है, तो आपको उन चित्रों को समझना है और देखना है, बड़े गहराई से देखना है, और इनमें से पूछ लिया जाता है सवाल। पूर्वोत्तर राज्यों पर इसलिए विशेष ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि हमारे साइड के जो लोग हैं उनको पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में नहीं पता होता है, और एग्जाम में पूर्वोत्तर राज्यों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंडेक्स आपके सामने लगा देता हूँ, एक बार देख लीजिए पूरा का पूरा। 7 UT केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी हैं। देखो यूनियन टेरिटरी का मतलब समझ लीजिए, यूनियन टेरिटरी का मतलब ये होता है ओरिजिनली या तो राज्य बनता है किसी देश के अंदर, या यूनियन टेरिटरी। राज्य में खुद की स्वायत्तता होती है पूर्ण रूप से, राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, राज्य का राज्यपाल होता है, और वहां का शासन वो मुख्यमंत्री चलाता है। यूनियन टेरिटरी में केंद्र का सीधा सीधा हस्तक्षेप होता है, यानी जैसे कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, वहां पे अगर कोई मुख्यमंत्री है लेकिन उस मुख्यमंत्री से ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यानी IAS अधिकारी होगा जो अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है यानी उपराज्यपाल होता है, ठीक है। तो अपना उपराज्यपाल ऊपर होता है और उपराज्यपाल एक रूप से केंद्र सरकार का एजेंट होता है। ऐसे ही जितने भी 7 एडमिनिस्ट्रेटिव यानी UTs हैं केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे IAS अधिकारी ही शासन चलाते हैं, IAS अधिकारी ही शासन चलाते हैं। इन 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 UT ऐसे हैं जहां पे चुनाव होते हैं और मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है, मुख्यमंत्री को चुना जाता है। दिल्ली और पुडुचेरी 2 होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली में भी चुना जाता है, पुडुचेरी में भी चुना जाता है, लेकिन इन दोनों में मुख्यमंत्री के ऊपर कौन होता है, राज्यपाल होता है, और राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होता है। एक तरीके से केंद्र सरकार जिसे चाहेगी उसे राज्यपाल बनाएगी, और राज्यपाल ही सर्वे सर्वा होता है, उपराज्यपाल बोलेंगे, राज्यपाल नहीं बोलेंगे। मुख्य राज्यों में राज्यपाल होता है और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में ही केवल
उपराज्यपाल। बाकी जितने भी बच्चे हैं उनका प्रशासनिक काम जो है वो अपना आईएएस अधिकारियों को सौंपा जाता है। आईएएस वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उनको सीधा सीधा से हुआ रहता है, वही पूरा शासन चलाते हैं। तो आईएएस अधिकारी जो आते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, सातों के नाम देखते हैं, उनका पूरा लोकेशन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़े तो होंगे, लेकिन आज लोकेशन समझोगे तो और अच्छा लगेगा आपको। देखो, पुडुचेरी है, दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप है, तीसरा दमन द्वीप है, चौथा दादर नगर हवेली है, पांचवा चंडीगढ़ है, छठवां दिल्ली है और सातवां अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 7 हैं। इन 7 में से शुरुआत में सिर्फ 4 थे। जब भारत आजाद हुआ था उस समय सिर्फ 4 थे। कौन कौन से? पहला था लक्षद्वीप, दूसरा था चंडीगढ़, तीसरा था दिल्ली और चौथा था अंडमान निकोबार। दमन द्वीप, पुडुचेरी और दादर नगर हवेली ये बाद में केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। ये बाद में बने हैं। देखो, पुडुचेरी जो है वो फ्रांसीसियों के अधीन था। भारत जो आजाद हुआ था वो अंग्रेजों से आजाद भारत जो आजाद हुआ था वो अंग्रेजों से आजाद हुआ था। 565 के आसपास रियासत थी और बहुत सारे अंग्रेजों के वो थे, जिन्हें बोल सकते हो आप प्रोविंस, प्रांत बोला जाता है, वो प्रोविंस थे। उनसे भारत आजाद हुआ था। लेकिन जिन क्षेत्रों पे अन्य ब्रिटिश कॉलोनियों का राज था, जैसे पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का, वो भारत की आजादी में शामिल नहीं थे। यानी 1947 में वो आजाद नहीं हुए थे। उन्हें बाद में जबरदस्ती अपनी सेना के द्वारा उन लोगों को भगाया गया था। तो उन्हें भगाया गया तो उनका जो क्षेत्र था उन्हें सीधा सीधा यूनियन टेरिटरीज में बना दिया गया। सिर्फ एक गोवा जो है थोड़ा सा बड़ा था, उसे राज्य बना दिया गया। आगे समझ में? पुडुचेरी किसके अधीन था? फ्रांसीसियों के अधीन था। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप ये किसके अधीन थे? पुर्तगालियों के अधीन। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये अंग्रेजों के अधीन थे। भारत जैसे ही आजाद हुआ तुरंत भारत के कब्जे में आ गए। आया समझ में ये सारी बातें? तो देखिए, पुडुचेरी की बात करते हैं। पुडुचेरी पे चलते हैं। पुडुचेरी का आप पहला पहला मैप कर लीजिए। देखो, पुडुचेरी जो है वो फ्रांसीसियों के अधीन था। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, पुडुचेरी बोली है, पंडुचेरी बोलिए, जो भी आपको अच्छा लगे, पुडुचेरी बोल लेते हैं। इसके 4 भाग हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपने शायद पहले नाम तो सुना होगा, लेकिन ये पुडुचेरी जो है वो 4 अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जो 3 राज्यों में है। देखिए, पुडुचेरी और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में है। यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है और माहे जो है वो केरल में है। ये चारों एक ही यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है समझ में? यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा पुडुचेरी में, मैंने बताया आपको, एक मुख्यमंत्री चुना जाता है, उसके ऊपर राज्यपाल, उपराज्यपाल होता है। इन चारों का मिला के एक ही जगह पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा। वो वहाँ की राजधानी क्या बताई है मैंने? पुडुचेरी वहाँ की राजधानी है। तो आपको याद रखना है, ये जो है वो किनके अधीन था पुराने समय पे? फ्रांसीसियों के अधीन था। ठीक है, कितने भाग हैं इसके? 4 भाग हैं। पुडुचेरी, कराईकल तमिलनाडु में, यनम आंध्र प्रदेश में और माहे जो है वो अपने केरल में। ये चारों आपको याद रखने हैं। पुडुचेरी और दिल्ली, 2 चीज तुम्हें याद रखनी है, जहां पे मुख्यमंत्री चुना जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि 7 केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, यूटी ऐसी हैं, जिनमें मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो वो कौन कौन से हैं? पुडुचेरी और दिल्ली। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश चलते हैं हम, लक्षद्वीप। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। भारत के केरल के साइड में, केरल और अरब सागर की साइड में आपको छोटे छोटे द्वीपों का समूह दिख रहा होगा। छोटे छोटे द्वीपों का समूह दिख रहा होगा। इन द्वीपों के समूह को मिलकर बनता है लक्षद्वीप। क्या बनता है? लक्षद्वीप। वैसे तो ये इंग्लिश संस्कृत वर्ड है। लक्ष्य का मतलब होता है लाख, द्वीप का मतलब द्वीप, यानी लाख द्वीपों का समूह। लाख द्वीप तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे द्वीप हैं, छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, तो इसलिए क्या बोला जाता है? इसे लक्षद्वीप बोला जाता है। तो यहाँ का प्रशासन कौन चलाएगा? यहाँ कौन? एक केंद्र शासन के तो अधीन आएगा ही। यहाँ पे एक आईएएस का वरिष्ठ अधिकारी जाएगा और वही पूरा प्रशासन वहां का संभालता है। ठीक है, बड़े लेवल की राजनीति उसी के अंडर में आती है। सारा का सारा काम जो केंद्र चाहेगा वहां पे उसी हिसाब से होगा। आगे समझ में? वहां कोई राज्य नहीं है, वहां का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है, वहां पर्सनल स्वायत्तता नहीं है, सिर्फ किसके अधीन आ रहा है? केंद्र के अधीन। तो दूसरा आपने लक्षद्वीप देख लिया, केरल के पास में। अच्छा, लक्षद्वीप की राजधानी याद बताइए मुझे। लक्षद्वीप की राजधानी है करवत्ती। ये आप लिख लेना, मैंने नोट्स में शायद बताया नहीं है, तो आप लक्षद्वीप की राजधानी लिख लेना, करवत्ती है। और इसका जो हाईकोर्ट जो बनता है ये भी इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप का हाईकोर्ट जो बनता है वो केरल का हाईकोर्ट जो है कोच्चि वाला, वो कोच्चि हाईकोर्ट जो है वो बनता है। तो आप लेक्चर जो आप पढ़ रहे हो तो उसमें आप लिख लेना, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है, लेकिन उसके 4 भाग हैं, वो भी लिख लेना। और पुडुचेरी का जो हाईकोर्ट बनता है वो अपना चेन्नई हाईकोर्ट यानी तमिलनाडु वाला हाईकोर्ट बनता है। लक्षद्वीप की राजधानी करवत्ती है और यहाँ का जो हाईकोर्ट बनता है वो अपना केरल वाला कोच्चि हाईकोर्ट बनता है। आ गया? अब चलते हैं तीसरा। मैंने बताया पुडुचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था। तीसरा आता है अपना दमन द्वीप। दमन द्वीप देखिए अपने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। गुजरात में ही दोनों हिस्से स्थित हैं। दिख रहा है आपको? गुजरात में ही दोनों हिस्से स्थित हैं। इसे मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं। मैं इसे गुजरात का हिस्सा बना देता हूं इस तरीके से। ये गुजरात है। यहाँ पे आपको एक तो हिस्सा यहाँ दिख रहा होगा, ये वाला। ये क्या है? दीव। ठीक है, दीव बोलते हैं, DIU इसकी स्पेलिंग है। और यहाँ तक गुजरात है इस तरीके से, इस जगह तक। और यहाँ पे कौन सा आता है? दमन। ठीक है,
तो ये दमन और दीप एक तरीके से गुजरात के अंदर ही मान सकते हो। और इधर की साइड में कौन सा सागर है, ये अरब सागर है। अच्छा, खाड़ियों की बात करें तो खाड़ियां आपको ध्यान है क्या? इधर वाली खाड़ी का नाम क्या है? ये बीच में यहाँ पे खंबात की खाड़ी, कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। और ये वाली खाड़ी क्या है? कच्छ की खाड़ी। आया समझ में? और ये पूरा इधर की साइड में खाड़ी बोले तो इसे क्या बोलते हैं? अरब खाड़ी या अरब सागर बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, तो ये दमन और दीप ये दोनों किसके किस खाड़ी के पास में आ रहे हैं? खंबात की खाड़ी के पास में आ रहे हैं। और कौन से राज्य के अंडर में आ रहे हैं नॉर्मली? गुजरात के में। लेकिन यूटी है तो गुजरात का कोई उन पे प्रेशर नहीं हो सकता, सीधा किसका अंडर में रहेंगे? वो केंद्र सरकार के में। तो दमन और दीप याद रखना। दीप जो है इधर की साइड में अपना, आपको याद होगा महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ? ये वाला जो एरिया है यहाँ पे जूनागढ़ है, इधर की साइड में काठियावाड़ है। तो यहाँ पे इसके नीचे की साइड में दीप और दमन है। दीप और दमन में कौन से ब्रिटिश शासकों, कौन से यूरोपीय कॉलोनियल का शासन था? पुर्तगालियों का। और पुडुचेरी में किसका था? फ्रांसीसियों का। ओके, आगे चलते हैं चौथे वाले नंबर पे। ये है अपना दादर एंड नगर हवेली। इस पे भी पुर्तगालियों का शासन था और गोवा पर भी पुर्तगालियों का शासन था, लेकिन गोवा को एक अलग से राज्य बना दिया गया। दादर और नगर हवेली जो दिख रहा होगा आपको, कौन कौन से राज्यों के बीच में दिख रहा है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में दिख रहा है। ये क्या इसकी सीमा समुद्र से लग रही है? नहीं लग रही है। तो ये बिल्कुल हिंटरलैंड वाला एरिया बोलते हैं, जिससे बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा, जिसकी समुद्र से सीमा नहीं लग रही होगी। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में जो क्षेत्र आपको दिख रहा है वो दादर नगर हवेली। बाकी मेट्रो का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उससे 3 क्षेत्रों को फायदा होने वाला है, वो आगे करंट अफेयर्स वाले पॉइंट में बताऊंगा। गुजरात को भी फायदा होगा उससे, दादर नगर हवेली को भी फायदा होगा, यूनियन टेरिटरी को, और महाराष्ट्र को भी होगा। दादर एंड नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। और दमन एंड दीप की राजधानी क्या है? दमन। तो ये आपको याद रखनी है। दादर नगर हवेली का जो हाई कोर्ट लग रहा है वो कहाँ पे लगेगा? मुंबई में। और अपना उसका दमन दीप का भी मुंबई में ही लगेगा। ओके, अगला अपना केंद्र शासित प्रदेश चलते हैं, चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपको दिख रहा होगा, पंजाब और हरियाणा के बीच में दिख रहा है आपको। ये एक अंग्रेज वास्तुकार ने बसाया था इसे, और मेरे हिसाब से तो ये इंडिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। सबसे खूबसूरत शहरों में से, पूरा का पूरा प्रकृति के, एक तरीके से प्रकृति की गोद में है, चारों तरफ गार्डन ही गार्डन है, और पूरा डिजाइन किया गया था इसे अंग्रेज वास्तुकार के द्वारा। तो ये चंडीगढ़ जो है 1966 में क्या है कि दोनों राज्यों की अलग अलग राजधानी हो गया। पहले तो पंजाब और हरियाणा दोनों ही 1966 तक एक होते थे, उन्हें मिलकर बोला जाता था पंजाब। 1966 में हिंदी भाषी लोग या हरियाणी भाषी लोगों के लिए हरियाणा बना दिया गया, और पंजाबी भाषी लोगों के लिए पंजाब बना दिया गया। इनकी राजधानी बनी दोनों की चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के अंदर का प्रशासन कौन करेगा? केंद्र सरकार, यानी वहां से कोई आईएएस अधिकारी आएगा। बाकी वहां पे राजधानी दोनों की है, लेकिन अंदर की पुलिस चंडीगढ़ की अलग रहेगी। पंजाब पुलिस चंडीगढ़ में काम नहीं कर सकती, हरियाणा पुलिस चंडीगढ़ में काम नहीं कर सकती, चंडीगढ़ पुलिस अलग रहेगी। आगे समझ में? ऐसे दिल्ली पुलिस अलग होती है। तो वो सीधा केंद्र सरकार के अधीन में काम चलता है। अगला चलते हैं अपना दिल्ली। दिल्ली आपको दिख रहा होगा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में है। किस किस के बीच में? हरियाणा और उत्तर प्रदेश। हरियाणा इसे 3 तरफ से घेरे हुए है, और एक साइड से उत्तर प्रदेश घेरे हुए है। तो बाकी अब तो क्या हो गया कि दिल्ली एक्सटेंड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, दिल्ली का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। तो दिल्ली के लिए नेशनल कैपिटल रीजन भी बना दिया गया है, उसके आसपास के जितने भी जिले हैं उनको कवर किया जा रहा है उसमें, ठीक है। तो यूपी के गाजियाबाद और नोएडा एनसीआर के अंदर आते हैं, ठीक है। गाजियाबाद नोएडा एनसीआर के अंदर आते हैं। इधर हरियाणा की बात करें तो गुरुग्राम वो वहाँ का ही है, ठीक है। और उसके अलावा अपना इधर फरीदाबाद वो भी अपना हरियाणा का ही है। और ऊपर की साइड में रोहतक वगैरह ये सारे एनसीआर में आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना है, एनसीआर का अगर पूछा जाए राजस्थान लेवल में, एनसीआर के अंदर राजस्थान के भरतपुर और अलवर दोनों जिले आते हैं। भरतपुर और अलवर दोनों जिले आते हैं। धौलपुर का हिस्सा भी अभी शामिल कर दिया है, पर धौलपुर और अलवर तो पूरे के, अलवर और भरतपुर दोनों ही पूरे के पूरे अपने एनसीआर के अंदर आते हैं, ठीक है। इसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एनसीआर का एरिया, ऐसे एनसीआर के एरिया को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। एक और बचा है अपना अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको दिख रहा होगा अपना बंगाल की खाड़ी की साइड में दिख रहा है आपको, ठीक है। ये अब ऊपर से नीचे की साइड में द्वीप समूह निकलते जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो निचला बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये भारत की मुख्य भूमि से निचला दिख रहा होगा आपको। भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है उससे नीचाई पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। हाँ, ये याद रखना, भारत का अगर पूर्ण रूप से बात की जाए, पूर्ण रूप से सबसे नीचे वाला बिंदु कौन सा है, तो अपना इंदिरा पॉइंट है। आगे समझ में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से नीचे की साइड में आपको जो दिख रहा होगा वो इंडोनेशिया का द्वीप समूह दिख रहा होगा। दिख रहा है नीचे की साइड में टच होता हुआ, नीचे थोड़ा सा दूर जाने पे दिख रहा है। वहीं पे मलक्का जल संधि है, मलक्का जल संधि भी बोलते हैं उसे। चलो आगे बता देता हूं मैं कभी उसे, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर आएगा, ये याद रखना है, ठीक है। और अंडमान और निकोबार दोनों ही अलग अलग हैं।
अंडमान और निकोबार दो अलग अलग हैं, इनके अलग अलग द्वीप समूह हैं। तो अंडमान वाला ऊपर का हिस्सा है, निकोबार नीचा, इनके बीच में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा गुजरती है। तो ये बिंदु भी याद रखना, अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप समूह को कौन सी रेखा अलग करती है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अलग करती है। ओके, अब ये हमने 7 अपने केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर ली है। एक बार तुरंत से रिवाइज कराता हूं, मैं 7 के नाम बोलता हूं, उनकी राजधानी, और राजधानी के अलावा वहां पे कौन कौन से शासन रहे हैं, पुराने समय पे किसका शासन रहा, और वहां पे हाईकोर्ट कौन सी। एक बार जल्दी से रिवाइज करें मेरे साथ में। पुडुचेरी, यहाँ पे किसका शासन रहा था? फ्रांसीसियों का शासन रहा था। किसका? फ्रांसीसियों का शासन रहा था। पुडुचेरी के कितने भाग हैं टोटली? 4 भाग हैं। कितने राज्यों के अंदर आते हैं? 3 राज्यों के अंदर आते हैं। 4 भागों के नाम बोलिए। तमिलनाडु के अंदर कौन कौन से आते हैं? पुडुचेरी और कराईकल, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा आता है? यनम। और अपना केरल के अंदर कौन सा आता है? माहे। तो ये अपना याद रखना है। और ये एक ही जगह पुडुचेरी से ही पूरे के पूरे 4 भाग कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। और वहां पे मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन मुख्यमंत्री के ऊपर कौन होता है? उपराज्यपाल। उपराज्यपाल यानी आईएएस अधिकारी। उपराज्यपाल यानी आईएएस अधिकारी। उपराज्यपाल किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता, इन जगहों पे आईएएस अधिकारी होता है, ठीक है। नजीब जंग नाम सुना होगा, दिल्ली के पुराने वाले थे, वो भी आईएएस अधिकारी थे। अभी संजीव जी है शायद, मुझे नाम ध्यान नहीं रहा उनका क्या नाम है, तो अभी आप कमेंट में लिख सकते हैं उसे। इस समय उपराज्यपाल जो दिल्ली के, वो भी आईएएस अधिकारी हैं। ओके, आगे दूसरा वाला लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पर अंग्रेजों का ही शासन था, तो 1947 में ये भारत का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी करवती थी, और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो अपना केरल वाला कोच्चि पड़ता है। दमन द्वीप ये अपने गुजरात में है, खंबात की खाड़ी के पास में, ऊपर द्वीप है, नीचे की साइड में दमन है, ठीक है। ये गुजरात के अंडर माने जा सकते हैं एक तरीके से, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां का अलग से शासन चलेगा। ओके, और यहाँ की राजधानी दमन द्वीप की दमन, और यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पड़ेगा? मुंबई हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट। ओके, अगला चलते हैं, दादर नगर हवेली। ये दादर नगर हवेली सबसे इंपॉर्टेंट है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है। ओके, और यहाँ पे किसका शासन था? पुर्तगालियों का। दादर नगर हवेली पे, दमन द्वीप पे और गोवा पे, तीनों जगह पे किसका शासन था? गोवा थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए उसे क्या बना दिया गया? राज्य बना दिया गया है। ओके, और अपना चंडीगढ़ आपको पता ही है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का हाईकोर्ट भी चंडीगढ़ ही है। ओके, उसके अलावा दिल्ली, दिल्ली की राजधानी दिल्ली, और उसका हाईकोर्ट भी दिल्ली में ही है। ओके, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, यह इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और उनका हाई कोर्ट कहां पड़ रहा है? कलकत्ता में। ओके, अगला चलते हैं अपने पूर्वोत्तर राज्य। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी राजधानी भी याद करना। अपना मैप खोल लीजिए पूर्वोत्तर राज्यों वाला। देखिए, पुराने समय पे 7 ही पूर्वोत्तर राज्य थे, ठीक है। 7 बहनें बोला जाता था, इन्हें 7 सिस्टर्स बोला जाता है। अभी सिक्किम भी इसी के अंदर मान लेते हैं हम, तो अभी 8 के नाम आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। 8 राज्य हैं, बाकी तो 28 में से 29 में से 8 घटा देते तो 21 बच जाते हैं। तो ये 8 उधर वाले हैं, इनका नाम और राजधानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं यहाँ पे बनाऊंगा भी, पहले मैप के उसमें दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले ऊपर वाला देखिए, ऊपर ही ऊपर जो है आपको दिख रहा होगा अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। उसके बाद में दूसरा है असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। दिसपुर राजधानी है, लेकिन यहाँ का जो सबसे बड़ा जो शहर है वो है अपना गुवाहाटी। और असम के बीचों बीच होकर एक नदी जाती है ब्रह्मपुत्र, असम से बीच में होकर जाती है ब्रह्मपुत्र। उस ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप समूह बना हुआ है, मंजुली नाम का एक द्वीप समूह है, द्वीप है। वो बहुत ही फेमस है। फेमस इसलिए कि पूरे विश्व का नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो वो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ मंजुली नाम से। तो ये आप लिख लेना। और बाकी खास बात ये भी है, वहाँ के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी जो हैं, वो उस मंजुली से एमएलए चुन के आते हैं, मंजुली वाले क्षेत्र से एमएलए चुन के आते हैं, तो इसलिए और ज्यादा फेमस हो जाता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपना भूटान और नेपाल के बीच में और पश्चिम बंगाल के ऊपर आपको दिख रहा होगा वो है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। उसके बाद में असम और बांग्लादेश के जस्ट बीच में आपको दिख रहा होगा मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। ओके, उससे जस्ट नीचे आते हैं तो बांग्लादेश के पास में त्रिपुरा दिख रहा होगा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। उसके बाद में त्रिपुरा के पास में ही बात करते हैं मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। आइजोल। उसके बाद बात करते हैं मणिपुर। उससे ऊपर जाने पर मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? और उससे ऊपर जाने पर नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। तो ये 7 राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए। एक बार मैं आपके लिए स्क्रीन पे बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बांग्लादेश है, ये वाला हिस्सा, इसे मैं रेड पेन से बना देता हूँ, बांग्लादेश को अलग कर देता हूँ। ये अपना बांग्लादेश है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इधर की साइड में ऊपर ऊपर जो है वो कौन सा है? ये वाला, ये कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। दिशा बताइए कौन सी है इधर की साइड में? अपने भारत की बात की जाए तो
इधर की साइड में कौन सी होती है? पूर्व। और इधर की साइड में उत्तर। इन दोनों के बीच में है तो वो कौन से राज्य हैं? तो इन्हें कैसे राज्य बोलेंगे? पूर्व उत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। किस लिए बोल रहे हैं आगे समझ में? नॉर्थ ईस्ट स्टेट। अब जैसे कि तुम्हें याद हो तो ये सबसे पूर्व उत्तर में है, इधर की साइड में। तो इसे अरुणाचल प्रदेश नहीं बोला जाता था, इसे पहले बोला जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। यहाँ पे अंग्रेजों की सीमा समाप्त होती थी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसे ये नाम से बोला जाता था। ओके, ऐसे ही मैंने आपको अगर कश्मीर वाले बिंदु पे याद हो तो उसे बोला जाता था नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम वाला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अपना जिसे पाकिस्तान में ख्वार खा प्रांत बोला जाता है आज के समय पे। ओके, जहाँ के सीमांत गांधी खान अब्दुल खान गफ्फार खान थे। ठीक है, ये याद रखना, NEFP इसका नाम था और इसे अरुणाचल प्रदेश, चीन इस पे अपना दावा ठोकता है कभी कभी। ठीक है, बाकी कोई इश्यू नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा अपने भारत का ही है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। उसके नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट राज्य है पूर्वोत्तर का, वो आता है असम। इन जो राज्य हैं ये वाले, बाकी बचे हुए 8 राज्यों में से एक राज्य अकेला असम, जिसकी जनसंख्या 4 करोड़ के आसपास है। बाकी जितने भी राज्य हैं उनकी जनसंख्या 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख से ज्यादा नहीं है। ठीक है, कल वाले लेक्चर में उनकी जनसंख्या भी मैं बता चुका हूं। कल सेंसस बताया था तो मैंने इनमें 7 राज्यों की जनसंख्या बताई थी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के जो नीचे आता है वो अपना असम, इस तरीके से ये वाला हिस्सा यहां तक का, ये इस तरीके से ये असम का हिस्सा आता है। ओके, ये वाला इस तरह क्षेत्र में असम का मैंने बताया था। एक नदी इधर से आती है, चीन से तिब्बत से होती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और अपना वापस यू टर्न मारती है और इधर की साइड में जाती है और बांग्लादेश की तरफ निकल जाती है। इस नदी का नाम बताया था ब्रह्मपुत्र। क्या नाम बताया था? ब्रह्मपुत्र। इस ब्रह्मपुत्र का नाम अगर पूछ लिया जाए चीन में किस नाम से बोला जाता है तो उसे बोलते हैं सांगपो नाम से बोला जाता है। ठीक है, सांगपो नाम से बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। अभी एक इश्यू ये भी चल रहा है कि चीन यहाँ पे बांध बना रहा है इस पे, और ये अगर पानी बहाव की दृष्टि से बात की जाए तो सबसे बड़ी नदी है अपने भारत की, पानी बहाव इसमें सबसे ज्यादा आता है। इस पर यहाँ पे इस जगह पे एक द्वीप है नदी के चारों। ऐसा हो रहा है कि नदी का जो क्षेत्र है ना, एरिया है जो, वो चौड़ा ज्यादा है, तो बीच में एक शहर बन गया है वहां पे, कि नदी चारों तरफ निकल रही है इसके और बीच में एक तरीके से यहाँ पे एक शहर जैसा बस गया है। उसका नाम क्या है? मंजुली। मंजुली द्वीप। क्या बोलते हैं? मंजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मंजुली। और इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों हुआ ये? अपने सर्वानंद मेघवाल जी जो है, सोनवाल जी जो है, वो यहाँ से आते हैं। ओके, ये असम है। असम की राजधानी जो है वो अपनी दिसपुर है और सबसे बड़ा शहर जो है वो गुवाहाटी है। गुवाहाटी आपने सुना होगा, गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। गुवाहाटी सबसे बड़ा शहर है लेकिन राजधानी क्या है? दिसपुर है। आगे समय असम। असम के बाद में असम के इस जगह पे नीचे की साइड में ये वाला जो है इसका नाम क्या है? मेघालय। असम के और बांग्लादेश के बीच में कौन सा है? मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। ठीक है, मेघालय के नीचे की साइड में कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। ओके, अब नीचे की साइड में बात करते हैं, ये थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। इधर की साइड में ये वाला जो राज्य है इसका नाम क्या है? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। ठीक है, और मिजोरम के ऊपर कौन सा राज्य है? मिजोरम के ऊपर कौन सा राज्य है? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और मणिपुर के ऊपर नागालैंड। ठीक है, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तो ये आपको राजधानी याद रहनी चाहिए। ठीक है, नागमणि, ऊपर से अगर ट्रिक ध्यान नहीं रहे तो नागमणि मिजो, नागमणि मिजो, ये 3 ऊपर से नीचे। अरुणाचल प्रदेश आपको पता चल जाएगा ऊपर ही ऊपर है। ठीक है, मेघालय आपको पता चल ही जाएगा, असम और बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश से सटा हुआ आपको पता चल जाएगा, ये अपना त्रिपुरा है ही। ठीक है, इनमें तीनों में नाम याद रखने में प्रॉब्लम आती है ऊपर से नीचे, तो नागमणि मिजो, नागमणि मिजो, ये 3 आपको याद होना चाहिए। और इधर की साइड में ये वाला जो बचा है इसका नाम क्या है? सिक्किम। सिक्किम, और इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम भारत का सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला या पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला स्टेट बोल सकते हो उसे, और सबसे ज्यादा स्वच्छ राज्य भी सिक्किम ही है। और सैनिटेशन फ्री, यानी जिसे आप बोल सकते हो कि 100% शौचालय वाला जो राज्य है वो कौन सा है? सिक्किम। स्वच्छता भी है यहाँ पे, और यहाँ पे 100% शौचालय हैं यहाँ पे सभी के पास में। और एक खास बात, ग्रीन, ग्रीन जिसे ग्रीन खेती बोलते हैं ना, ग्रीन खेती बोल सकते हो, या ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सा राज्य पहले नंबर पे आता है? सिक्किम ही आता है। ठीक है, तो ये 3 चीज याद रखना सिक्किम के बारे में। कौन रहता है स्वच्छता में? ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी नंबर 1 है, और 100% शौचालय, जिसे बोला जाता है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच से मुक्त राज्य कौन सा बना? तो पहला कौन बना? सिक्किम बना। ओके, तो ये अपने 8 अपने इधर की साइड के ये हो गए पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, और साथ में अपने वो बता चुका हूं, एक बार अपने स्क्रीन पर दोबारा से देख लीजिए। असम की राजधानी दिसपुर है, अरुणाचल की ईटानगर है, मेघालय की शिलांग है, नागालैंड की कोहिमा है, त्रिपुरा की अगरतला है, मणिपुर की इम्फाल है, मिजोरम की आइजोल है, और सिक्किम की क्या है? गंगटोक है। ओके,
आ गया समझ में। एक चीज और, अगर तुम्हें याद रहा हो तो मैं पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, इनमें से त्रिपुरा और मिजोरम, इन दो राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। त्रिपुरा से गुजरती है और मिजोरम से कर्क रेखा। बाकी 8 राज्य बताएं, लेकिन पूर्व उत्तर वाले 2 याद रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, अब एक मैंने स्क्रीन पर आपकी पे एक मैप लगाया है, वो इमेज लगाई है, तो आप उसे भी देख लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि इधर की साइड में, अपने नीचे की साइड में जो साउथ ईस्ट के जो एशिया के देश हैं, जिसे एशियान बोला जाता है, एशियन साउथ ईस्ट नेशंस जो हैं, तो उन देशों के आप नाम देख लीजिए। एक साइड में देखो म्यांमार आपको दिख रहा होगा, म्यांमार के पास में थाईलैंड हरे रंग में, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है, ये अपने साउथ ईस्ट के। थाईलैंड देखिए, थाईलैंड हरा हरा आपको नीचे तक जाता हुआ दिख रहा होगा, बीच में कट होता है मलेशिया के पास में। आया समझ में। तो थाईलैंड बहुत लंबाई तक जाता है, उसके बाद में मलेशिया आ जाता है, और मलेशिया से जस्ट नीचे की साइड में जहां पे टिप खत्म होता है वहां पे सिंगापुर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। सिंगापुर जो है वो एक देश नहीं माने वाले, तो शहर देश है, एक सिटी नेशन है, सिटी नेशन। उसके पास में कोई बड़ा एरिया नहीं है खेती करने का, तो वहां कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिटी नेशन है वो। और वहां की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। उसका कारण क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम जो है सिंगापुर का बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बैंकिंग सिस्टम अगर चल रहा है तो वो सिंगापुर से यूज किया जाता है। सिंगापुर एक देश है, लेकिन सिटी नेशन है, सिटी नेशन। पूर्ण रूप से देश नहीं बोल सकते, यहाँ खेती का कोई साधन नहीं है। फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ का बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। सिंगापुर से नीचे की साइड में जाने पर आपको एक नया द्वीप दिख रहा है, उसका नाम है जकार्ता। ये जो द्वीप दिख रहा है ना, ये अपना इंदिरा पॉइंट से नीचे की साइड में जाओ, ये दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा द्वीप है, इसका नाम है जकार्ता, ठीक है। और दूसरा इधर की साइड में ये दिख रहा है बाली। ये जकार्ता और बाली ये दोनों ही अपने इंडोनेशिया के हिस्सा हैं, ठीक है। किसके हिस्सा है, इंडोनेशिया के हिस्सा है। अब एक पॉइंट याद रखिए, जहां पे सिंगापुर खत्म हो रहा है और जकार्ता शुरू हो रहा है, उनके बीच में एक जल संधि बन रही है, बीच में जल संधि बन रही है। जल संधि यानी 2 बड़े बड़े जलों को जोड़ने वाली, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट। ये है मलक्का स्ट्रेट। ये विश्व की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जल संधियों में से एक है। जैसे कि स्वेज नहर है, अपनी पनामा नहर है, ऐसे ही ये मलक्का जल संधि भी इंपॉर्टेंट है। मलक्का जल संधि इसलिए क्योंकि इधर के जितने भी देश हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और फिलीपींस, जापान वगैरह, इनके लिए जो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीन, सबसे इंपॉर्टेंट चीन, इनके लिए जो तेल का आयात होता है, आयात मतलब अगर इधर से ही लेते हैं सऊदी अरब वगैरह से, वो मलक्का स्ट्रेट होकर के ही जाता है। अगर मलक्का स्ट्रेट को रोक लेता है कोई भी देश, तो चीन की हालत खराब हो जाएगी। तो भारत के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपना त्रिकोणीय अपनी सेना वहां पे लगाई हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे भारत में सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां पे तीनों सेना एक साथ में काम करती है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पूरे भारत में एक ही जगह है जहां पे पूरी भारत की तीनों सेना एक साथ में कंबाइंड रूप से काम करती हैं, वो अंडमान निकोबार द्वीप। तीनों कौन कौन सी हुई, जल, थल और वायुसेना, इन तीनों का उस जगह पे पूरा स्टेशन बना हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो स्ट्रेटेजिक रूप से अंडमान निकोबार रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर भारत चीन की लड़ाई हो जाती है बाई चांस और हम मलक्का स्ट्रेट पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो चीन के लिए तेल का आयात रुक सकता है, ठीक है। तो ये पुराने समय पे तो हम क्या समझते थे कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये लक्षद्वीप हमारे कोई काम के नहीं है, इतनी दूर है, क्यों जबरदस्ती पैसे खर्च करो वहां पे। लेकिन समय के हिसाब से पता चलता है कि जो चीज किसी समय उपयोगी नहीं होती है, वो समय आने पे उपयोगी हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी घोड़े की बत्ती है, तो इस तरीके से होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस समय भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। ओके, उधर की साइड में आप इंडोनेशिया का हिस्सा देख रहे हो, ऊपर से ब्रुनोई देश है, उसके पास में फिलीपींस आपको दिख रहा होगा, और वहां पे साउथ चाइना सी है। अपने करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में आपको शायद मैंने 1-2 द्वीप समूह के नाम बताए थे, पार्सले आइलैंड वगैरह, ध्यान है। वो वहां पे चाइना जबरदस्ती अपना आर्टिफिशियल द्वीप समूह बना रहा है, अपने उसमें बता चुका हूं मैं करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में। तो इस तरीके से मैंने पूरा लेक्चर कवर कर लिया है। अपने यूनियन टेरिटरी 7 यूनियन टेरिटरी, 8 पूर्वोत्तर राज्य, उसके अलावा अपने इधर की साइड में दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप, यानी म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, ब्रुनेई, ये इस तरीके से सारे के सारे इसमें मैंने कवर कर लिए। एक बार मैं यूटीज के नाम और उनकी राजधानी बोलता हूं, और अपने पूर्वोत्तर राज्यों के नाम और राजधानी। पुडुचेरी, यहाँ पे फ्रांसीसियों का शासन था, इसके 4 भाग हैं और 3 राज्यों में। लक्षद्वीप, यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, यहाँ की राजधानी करबत्ती है, और यहाँ पे कोच्चि वाला हाईकोर्ट लगता है। दमन द्वीप, ये अपना गुजरात के अंडर मान सकते हो, गुजरात वाले क्षेत्र में मान सकते हो, काठियावाड़ वाला, और नीचे की साइड में खंबात की खाड़ी वाला। ओके, यहाँ की राजधानी दमन है, और यहाँ का हाई कोर्ट जो है वो अपना मुंबई में लगता है। दादर नगर हवेली की राजधानी जो है सिलवासा, इंपॉर्टेंट है।
इसकी राजधानी क्या है? सिलवासा। पुराने समय पे गोवा जब अलग राज्य नहीं बना था तो दादरा नगर हवेली की जो राजधानी थी वो पणजी होती थी। अब गोवा अलग हो गया है तो पणजी गोवा की राजधानी हो गया है, इसके लिए सिलवासा अलग से बना दी गई है। चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की राजधानी वही नॉर्मल अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका इंपॉर्टेंट इश्यू हो गया। आज के समय पे भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे भारत में एक ऐसा स्थान है जहां पे भारत की तीनों सेनाएं एक साथ में काम करती हैं, ठीक है, तीनों सेनाएं एक साथ में काम करती हैं, वो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक चीज और याद रखना, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार दोनों को अलग अलग करता है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल का मतलब 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आ गया समझे। उसके अलावा यहाँ की राजधानी क्या बताई थी मैंने? पोर्ट ब्लेयर। इसका निम्नतम बिंदु कौन सा बताया था? इंदिरा पॉइंट बताया था। अगर इंदिरा पॉइंट से थोड़ा सा नीचे जाए तो कौन सा द्वीप आ जाता है? जकार्ता द्वीप आ जाता है इंडोनेशिया का। उसके बाद में मैंने पूर्वोत्तर राज्यों के नाम बताए थे, असम, दिसपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड।